हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं हम सी व्हाट इज सी लैंग्वेज। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ बातें की थी सिलेबस के बारे में। 3 क्लास हुई हैं, उसमें हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बात की थी। उसके बाद में फिर कुछ फंडामेंटल्स देखे थे, जैसे व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, ताकि ये चीजें जो मैं भी इस क्लास में करने जा रहे हैं हम लोग ना, ये चीजें आसान हो जाए आपके लिए समझने में, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सीक्वेंस वाइज चल रही हैं। तो आप वो जाके देख लें पहले, अगर नहीं देखा हो तो आप जाके अभी देख लें। मैं उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए वहां तक जाने के लिए, ना ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, तो मैं डाल दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। व्हाट इज सी लैंग्वेज। देखिए क्या होता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज होता है ये आपका, जो हम क्या करते हैं इस लैंग्वेज में, इस भाषा में हम कुछ भी लिखेंगे वो चीज कंप्यूटर को समझ में आने वाली है ना। तो वही होता है हमारा सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज आई थी हमारी, जो डेवलप की गई, लॉन्च किया गया, बनाया गया, ऐसा बोल लो, है ना। तो वो किसमें 1972 में बनाया गया था। कौन बनाया था? डेनिस रीचे, है ना। डेनिस रीचे ये एक इंसान थे, हमारी आपकी तरह एक इंसान थे। इन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की थी। इनका बड़ा योगदान रहा है सी लैंग्वेज डेवलप करने में, मतलब डेवलप उन्होंने किया ही है, बट इन द कंप्यूटर साइंस में इनका बड़ा योगदान रहा। अगर इन्होंने क्या किया होता, सी लैंग्वेज नहीं डेवलप किए होते, तो आज जितने भी प्रोग्रामिंग, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई शायद आ गए होते अब तक, लेकिन बहुत देर से आते हैं, 1972 में नहीं आ गए होते। तो इन्होंने एक बड़ा योगदान किया अपने कंप्यूटर साइंस में, डेनिस रीचे। सी लैंग्वेज बनाने का पर्पज ये था कि इससे हम कोई सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख सकें, जैसे कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर लिख सकें, किसी मशीन के लिए सॉफ्टवेयर लिख सके डायरेक्ट, है ना। और इसका एक दूसरा पर्पज ये था कि ये ना डायरेक्ट किससे, मशीन से इंटरेक्ट करती थी, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है, अभी भी करती है, करती नहीं थी अभी भी करती है, डायरेक्ट मशीन से, यानी आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। और दूसरी बात इसके बारे में ये बोला गया, ये प्रोसीजरल है, मतलब स्टेप वाइज चलने वाला प्रोग्राम है। पहले ये चलेगा, उसके बाद में ये चलेगा, उसके बाद में ऐसे लाइन बाय लाइन आपका प्रोग्राम चलने वाला है। तो ये था आपका एक छोटा सा ओवरव्यू कि ये बनाया गया 1972 में। डेनिस रीचे इन्होंने सी प्रोग्राम को लिखा था। सी प्रोग्राम पहला एक ऐसा लैंग्वेज था जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है ना। पहली लैंग्वेज थी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई। इसके पहले भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आए जो किसमें हाई लेवल में नहीं लिखी जाती थी, मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती थी, ऐसे सारी चीजें लिखी जाती थी। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे अब मैं आपसे बता दूं, बोल दूं कि आप बाइनरी कोड में जो 0 और 1 का है ना, बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें सीक्वेंस वाइज आप कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखिए, जिसमें हम 4 नंबर को गुणा कर रहे हो, कुछ नंबर्स को प्लस कर रहा हूँ, कुछ नंबर ऐसे कर रहा हूँ, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है ना। तो वो चीज आसान कर दी हमारे सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज से हम जब सी लैंग्वेज आई तो हम लोगों का जिंदगी बड़ा आसान हो गया, हम लोगों का भी आसान हो गया एज अ प्रोग्रामर, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी भी जिंदगी बड़ी आसान हो गई। जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत आसान हो गया। रीजन ये था, आसान इसलिए हो गया क्योंकि देखिए हम दो तरीके से लिख सकते थे। एक तो हमारे पास था बाइनरी कोड जो पहले यूज होता था, बाइनरी कोड जो था हमारा, वो हमें पता है 0 और 1 में चल रही है, ऐसे है ना, ऐसे चल रही थी 0 और 1 में। अब मैं आपसे बोल दूं अगर कि एक काम कीजिए कि आप इसी बाइनरी लैंग्वेज का यूज करके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाइए, जिसमें कई सारी चीजें, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लूं कि आपको पेरोल बनाना है, यानी आपको एक लाइब्रेरी का लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे सॉफ्टवेयर बनाना है। तो कितना कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है उसके लिए कि आप क्या बाइनरी में लिख सकते थे, उसे नहीं लिख सकते थे। इसे लिखने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर क्या, बहुत हाई लेवल का नॉलेज चाहिए।
बाइनरी लैंग्वेज का, और उसके कीवर्ड जो की हमारे यूज होते हैं, उसके आस्की नंबर्स क्या है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एकदम महारत हासिल होना चाहिए, तब जाके आप तब भी लिख नहीं पाएंगे, तब आपको समझ आने लगेंगी चीजें ना कैसे लिखेंगे। तो जब सी लैंग्वेज आई तो सी लैंग्वेज ने क्या किया, जिंदगी बड़ी आसान कर दी कि जब हम ये जो सी लैंग्वेज थी हमारी वो इंग्लिश में लिखी जाने लगी, जैसे हम बोल रहे हैं ना इंग्लिश स्टेटमेंट ऐसे लिखे जाने लगी। तो अब हम चाहे जो भी लिख सकते थे, कोई सी आपको बाइनरी लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। हम अपनी भाषा में जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उस लैंग्वेज में हम लिख सकते थे। तो इसलिए ये बहुत आसान कर दिया इसने हमारे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बहुत जिंदगी आसान कर दी, मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आसानी से होने लगी हैं। अब हम देखते हैं कि आप ये भी जानते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर बोला जाता है ना, बेस बोला जाता है। क्यों ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है, जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज हैं, जैसे आपका है मॉडर्न लैंग्वेज में आ गया आपका C++, जावा, .NET, C#, ये सारे मॉडर्न लैंग्वेज हैं जो अभी सब है। पाइथन भी है, सबसे ज्यादा ट्रेंड में तो पाइथन चल रहा है, तो भूल गया था ना। तो पाइथन, ये सारे ट्रेंडिंग में चलने वाले लैंग्वेजेस हैं। अब मदर लैंग्वेज, इन सारे लैंग्वेजों का मदर लैंग्वेज सी लैंग्वेज को बोला जाता है। इसका मैं रीजन बता देता हूँ। रीजन ये कि ये सारी लैंग्वेज किस में लिखी जाती है ना, इंग्लिश स्टेटमेंट यानी हाई लेवल लैंग्वेज में। अगर आपको नहीं समझ में आती कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है, सारी चीजें नहीं समझ में आती, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, तो हम इन द नेक्स्ट क्लास हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। कंपाइलर क्या, असेंबलर क्या है, सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी आप छोटा सा ओवरव्यू देख लो अबाउट द सी लैंग्वेज है। हम ये सारी चीजें आपको बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये क्या है ना कि ये जो लैंग्वेज है ये किस में लिखी जाती है, इंग्लिश स्टेटमेंट है ना। और इंग्लिश स्टेटमेंट को जब आप किस में बदलना चाहते हैं, मशीन लैंग्वेज में 0 1 1 1 0 बाइनरी लैंग्वेज में, ये स्टेटमेंट इसमें बदलेगी तभी तो हमारा कंप्यूटर ऐसा इनपुट लेगा ना, तभी तो कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ इनपुट हमें आया है। ये चीजें तभी तो होंगी ना कि कंप्यूटर को समझ में आएगा कि क्या चीज लिखा हुआ। क्योंकि कंप्यूटर तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था कि उसका लैंग्वेज तो बाइनरी लैंग्वेज 0 नहीं समझ रहा है, उसके अलावा कुछ समझता नहीं। स्टूपिड कंप्यूटर सिस्टम ऐसा बोल लो कि उसे एक ही चीज समझ में आ रही, 0 और 1 समझ में आ रही। तो ये था जो ये सारे लैंग्वेज हमने क्या किया, इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा जो बाइनरी। अब दोनों के बीच में कुछ मेडिएटर तो होगा ना, कुछ चीजें जो होंगी जो इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में बदल रही होंगी। कुछ ऐसा चीज बैठा दिया होगा उन्होंने कि जो आपका इंग्लिश वाला स्टेटमेंट है वो बाइनरी लैंग्वेज में उसने क्या कर रहा होगा, वो चेंज कर रहा होगा। तो ये इसे जो बोलते हैं हम कंपाइलर बोल देते हैं। कंपाइलर, असेंबलर जो भी है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टर्म यूज होते हैं ना। तो ये जो है जो बीच में बैठा हुआ है, ये होता आपका, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है आपका विद द मशीन और विद द कंप्यूटर है। तो ये चीज जो लिखी गई, बीच में जो बैठा हुआ जो ट्रांसलेट कर रहा है दोनों को, ये चीज जो लिखी गई वो यूज करके लिखी गई सी लैंग्वेज है ना, जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। मशीन से इंटरेक्ट करने वाली, सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने वाली आपके कर्नल, डायरेक्ट इंटरेक्ट करने वाली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जो सी में लिखे गए और अभी भी लिखे जाते हैं ना। ये क्या होता है, डायरेक्ट हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट करती है, उससे कनेक्ट होती हैं। बीच में किसी मीडिएटर, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, दूसरे लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसमें एक और टॉपिक आ जाता है बीच में हमारा, जैसे एक बाउंड्री आ जाती है कि इसके बीच ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में भी तीसरी चीज भी आ जाती है ना। तो क्या होता है कि वो ये जो हमारा लैंग्वेज है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता, पहले बीच वाले से इंटरेक्ट करे, फिर लास्ट मतलब हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। इसमें ये चीज नहीं है। बीच का जो कॉन्सेप्ट था जो हमारा है वो हट गया, इसमें हटा है मतलब नहीं था इसमें क्या है, जो हम प्रोग्राम लिखते थे डायरेक्ट किससे, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करती थी, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती थी। हार्डवेयर तो ऐसे नो कि जिसे हम टेस्ट कर सके, अच्छा कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे
सी लैंग्वेज के और भी एग्जांपल मैं दे दूं कि आपका वॉशिंग मशीन का जो सॉफ्टवेयर है ना, फ्रीज का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या होता है, सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई भी मीडिएटर नहीं है, बीच का बैठा हुआ कोई इंसान नहीं है कि आपके लैंग्वेज को चेंज करेगा। क्या होता है, जब हम इसके ड्राइवर जिसके इसके सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो डायरेक्ट इसके आपके वॉशिंग मशीन के कंपोनेंट्स जो उसके हार्डवेयर पार्ट लगे हुए, जैसे उसमें जो कुछ मशीनें लगी हुई हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो ये होता है आपका सी लैंग्वेज लिखने का, ये पर्पस था मतलब सी लैंग्वेज लाने का, कि ये डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट कर रहे होते थे। अब ये क्या हुआ कि मदर लैंग्वेज पे हम बात कर रहे थे, तो ये क्या हुआ कि ये जितने भी आपके मॉडर्न लैंग्वेज थे तो उनके लिए भी हम सी यूज कर रहे थे, उनके लिए भी सी यूज कर रहे थे। बिना सी लैंग्वेज का ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। कोई भी लैंग्वेज ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो, .NET, C#, पाइथन, ये भी जो लैंग्वेज है ना उसके लिए भी हम सी यूज कर रहे थे। एज अ लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे थे, हम उसके जो मीडिएटर पार्ट है, जो बीच में बैठा हुआ पार्ट है, वो हम सी में लिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंटरनली देखें तो सी लैंग्वेज भी इसमें इन्वॉल्व है ना, सभी में इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और सब में इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, सारे लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज है। दूसरा चीज क्या होगा कि अब हम इरेज करते हैं इसे। दूसरी बातें क्या हुई इसमें कि जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज आए आपके, जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज आए, जैसे अभी मैं इरेज कर दिया जावा, C++, जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज आए ये किससे अप्रिशिएट होके आए हैं। जैसे इससे ले लेते हैं, सी लैंग्वेज आपका ये एक ब्रांच चलेगी, C++ को एक ब्रांच चलेगी आपका, जावा एक ब्रांच, .NET ऐसे ही आपका etc है ना। ये था जो आपका सी लैंग्वेज क्या था कि C++ किससे अप्रिशिएट हुआ, सी लैंग्वेज से। इसके सिंटैक्स वगैरह यूज किया, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इनहेंस किया, एक्सटेंड किया, और एक दूसरा नाम दे दिया C++। ऐसे ही सेम चीज जावा के साथ हुई। जावा इससे इंटरेक्ट हुआ है C++ से। अगर हम डिटेल में देखेंगे कैसे हुआ, जब जावा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे C++ से कुछ चीजें माइनस कर दी गई। देखिए ऐसे सवाल है कि सी में कुछ चीजें जोड़ दी गई, C++ बना, सी में कुछ चीजें माइनस कर दी गई, जावा बना। ऐसे एक सर्कल चल रहा है। तो इसे अभी नहीं देखते हैं, इसे नहीं देखते हैं, ये वाली लाइन अजूम मत कीजिएगा कि आप अजूम करके बैठ जाए। तो ये जो सी लैंग्वेज, C++, जावा, .NET एक्सेट्रा, जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज आए, ये किसके सिंटैक्स वगैरह, सिंटैक्स, रूल और जितने भी कीवर्ड्स वगैरह थे वो यूज करने लगे, और एक अलग नाम दे दिया उसे, कुछ एनहेंसमेंट किया, कुछ इम्प्रूवमेंट की, कुछ उसमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की, और उसे एक अलग अलग नाम देकर उन्होंने लैंग्वेज बना ली, C++, जावा बना लिया। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज इन्होंने इनहांस कर लिया। तो इसलिए हम ये सारे कॉन्सेप्ट देखते हुए कि हम ये देख पा रहे थे कि सी लैंग्वेज जो ना वो तो सभी में यूज आ रहे थे। सी लैंग्वेज हमारा C++ भी यूज कर रहा है, सी लैंग्वेज जो हमारा जावा भी यूज कर रहा है, सी लैंग्वेज हमारा .NET एक्सेट्रा जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज हैं उसमें हमारा सी लैंग्वेज यूज हुआ। तो इसका नाम दे दिया, ये तो मदर लैंग्वेज है ना, बेस लैंग्वेज बोल सकते हैं। बेस लैंग्वेज की वजह से इसे हमने एक दूसरा नाम दे दिया मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज का इसी कॉन्सेप्ट से नाम था कि हम इसे मदर लैंग्वेज बोलते, क्योंकि सी हमारा देखा, उन्होंने साइंटिस्टों ने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि सभी में तो यूज हो रहा है ना। जिसमें जो भी प्रोग्रामर्स आए हैं, जितने भी मतलब साइंटिस्ट आए कंप्यूटर को इनहांस करने वाले, कंप्यूटर लैंग्वेज को इनहांस करने वाले, वो तो सब सी यूज कर रहे होते थे उस टाइम पे। जैसे C++ जिन्होंने लिखा उसने भी सी का यूज किया, जावा जिसने लिखा वो भी सी का यूज किया, सी के सिंटैक्स वगैरह कॉपी की, देखे उस पर कुछ केस स्टडी की, पढ़ा, और उसके बाद में उन्होंने कुछ एनहेंसमेंट की, और उसने क्या किया कि एक नया नाम लेके अपने नाम से एक लैंग्वेज बना दी है ना। ऐसे ब्रांच चलता गया, अपने अपने ब्रांच पे सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन सारे ब्रांचों का जो बेस था ना वो हमारा सी लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज से सारी चीजें हैं। तो ये था आपका एक जर्नल ओवरव्यू, जिसकी वजह से हम सी लैंग्वेज को क्या बोल देते हैं, मदर लैंग्वेज फॉर द एवरी मॉडर्न लैंग्वेज। इस कॉन्सेप्ट से इसे हम बोले मदर लैंग्वेज। अब देखते हैं इसके बारे में और 3-4 चीजें लिख सकते हैं, 4-5 चीजें लिख सकते हैं सी के बारे में।
वो क्या चीजें हैं, जैसे मैं बोल दूं आपको, जैसे हम मदर लैंग्वेज तो जानते हैं क्या होता है, क्योंकि जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज आए वो सब इसी पर डिपेंड है। हम क्या लिख सकते हैं, ये मदर लैंग्वेज है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा क्या है आपका, सिस्टम बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका। चौथा क्या बोल सकते हैं इसे, ये सारे नाम हैं अलग अलग उसके, है ना, बोल नहीं सकते, सारे सारे अलग अलग नाम है उसे, कि हम ये भी कह सकते हैं उसे, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, जैसे सिनोनिम बोल लो ना कि आपका घर का नाम कुछ हो रहा है, कॉलेज का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और, दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, तो ऐसे इसके नाम है इसके सारे, कि हम इसे मदर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, ये सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और फिर इसका नाम बोल सकते हैं हम लोग, ये मिड लेवल है, मिडल लेवल जिसे बोलते हैं। मिड लेवल लैंग्वेज है, ये 5 नाम हम इसके अलग अलग नाम से मतलब बोल सकते हैं कि मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड है ये, एंड सिस्टम बेस्ड है, प्रोसीजरल है, मदर लैंग्वेज है। तो हमने मदर लैंग्वेज के तो जान लिया कैसे आए, किसका कैसे नाम पड़ा, जब सारे जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज थे उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, और जो वैज्ञानिक थे प्रोग्रामिंग से लिख रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे थे ना, उन्होंने देखा तो सी लैंग्वेज तो सब में यूज हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, मदर लैंग्वेज है ना। उसके बाद में ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ, इसका मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ आपका कि इसमें एक चीज लिखी गई कि जितने भी लाइन का कोड हो उन्होंने लिखा, सपोज मान लेते हैं कि ऐसे उन्होंने लिखा, टोटल मिला के उन्होंने 100 लाइन का कोड लिखा, है ना, 100 लाइन का कोड लिखा, आपको दिखाई दे रहा होगा, 100 लाइन का कोड लिखा। तो स्टार्ट ये होता था, इसका जो अप्रोच चला वो था आपका टॉप डाउन अप्रोच है ना, टॉप डाउन अप्रोच, इसे प्रोग्राम में बोल सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच है इसका, जो एल्गोरिथम काम कर रहे हैं ना, इसका मैकेनिज्म काम कर रहा है, और टॉप डाउन अप्रोच पे काम कर रहा है कि ऊपर से चलेगा और नीचे तक जाएगा, ये नहीं कि यहां से स्टार्ट हो यहां तक जाएगा, नीचे से चलेगा ऊपर तक, ऊपर से शुरू होगा और इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, एग्जीक्यूट होते हुए, रन करते हुए, प्रोग्राम समाप्त करते हुए ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, प्रोसीजरल यानी प्रोसीजर में चल रहा है हर चीज के लिए। इस स्टेप के बाद जैसे हमें इसमें पता है कि ऊपर से चलना स्टार्ट हुआ तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन ये, उसके बाद 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 ये। हर चीज में हम स्टेप देख रहे हैं कि हर स्टेप में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर, यानी हर चीज प्रोसीजर में चल रही, पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद में कौन होगा, लास्ट में कौन होगा। इस तरह से प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं। तो और प्रोसीजर वो भी किस तरह से, टॉप डाउन अप्रोच को लेके, यानी ऊपर से चलेगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद लास्ट तक जाएगा। ये होता है आपका प्रोसीजर, यानी हर प्रोसीजर मतलब हर स्टेप ऊपर से चलेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे चीजें प्रोसीजर में चल रही होंगी। ये नहीं कि सपोज मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया आपका, उसके बाद में ये दोनों नहीं हुआ, ये दोनों नहीं हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, यानी 3 लाइन छोड़ के चौथे पे एग्जीक्यूशन आ गया। इस तरह से नहीं चल सकता
लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रोसीजर में चलेगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, सारी चीजें सीक्वेंस में चलेंगी, है ना। इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूसरा क्या है, सिस्टम बेस्ड, जैसे मैंने अभी बता दिया, सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि इसका निजात जो हुआ, जो मतलब सिर्फ बनाया इसलिए गया था क्योंकि हम सिस्टम यानी किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके, मशीन से इंटरेक्ट कर सके, किसी भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी तो यूज कर रहे होंगे, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, ये सारे क्या है, एक एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो क्या आपके कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलावा भी कुछ होता है उसके बीच में, कि नहीं आपको इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ चाहिए, आपको जैसे कोई मशीन चाहिए, नहीं, आपका कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में सारे पार्ट लगे होने चाहिए, यानी कि रैम गायब है उसमें से हार्ड डिस्क गायब है तो इंस्टॉल करें, ऐसा नहीं, आपका कंप्यूटर फुल डिफाइन होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, और फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसका। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, डायरेक्ट चलेगा। तो ये सारी चीजें हम लिखने के लिए क्या किए थे, हमारा जो आया था सी प्रोग्रामिंग हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा हम यूज करते हैं लिखने के लिए। और उसके बाद में क्या था, और भी क्या चीजें लिख सकते हैं, जैसे कर्नल हुआ, ड्राइवर्स हुए, डिवाइस के ड्राइवर, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, डिवाइस के ड्राइवर्स क्या होते हैं ना, अगर आप प्रिंटर तो देखा ही होगा, प्रिंटर देखा होगा कि हर दुकान पे मिल जाती है, सपोज आपके पास नहीं तो कहीं ना कहीं तो होगी, दुकान पे होगी ना, दुकान पे आप प्रिंट कराने जाते हैं। जब नया प्रिंटर हम लाते हैं तो क्या करना पड़ता है, अपने सिस्टम में उस नए प्रिंटर के साथ इनबिल्ड सॉफ्टवेयर मिल जाता है, इनबिल्ड सॉफ्टवेयर मिल जाता है। उस सॉफ्टवेयर को जब तक हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करते, प्रिंटर ऑपरेट नहीं हो सकता, हम उसमें कोई इनपुट वगैरह नहीं दे सकते। इस तरह से उस जो सॉफ्टवेयर मिला, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर मिला, उसे हम बोलते हैं ड्राइवर। जैसे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लें हम, कि आप बाइक लाए बाइक लाके घर पे खड़ी कर दी, कार लाके घर पे खड़ी कर दी, अब उसे चलाने वाला कोई नहीं है, तो क्या मतलब होगा उसका, कुछ नहीं, उसे ऑपरेट तो करने वाला कोई होगा ना, होने वाला मतलब ऑपरेट करने वाला तो कोई चाहिए ना, तभी तो चलेगी। तो सेम चीज इसके साथ भी होता है कि जितने भी डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं, हर चीज का ड्राइवर होता है। आप फोन चला रहे हैं, फोन का भी ड्राइवर है, जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं विद द यूएसबी यानी डाटा केबल से, तो उसमें पहले आपका ड्राइवर इंस्टॉल करता है, फिर आपका फोन एक्सेस करता है ना। तो हमारे पास कुछ उसके ड्राइवर्स हो जाने चाहिए, कि होना चाहिए कि जिससे हम अपने डिवाइस को जो है ना, जो कोई भी डिवाइस हो, फोन हुआ, प्रिंटर हुआ, आपका माउस हुआ, कुछ भी है जो एक्सटर्नल है, जो बाहर से हम अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, उसका ड्राइवर होना चाहिए उसे चलाने के लिए। तो वो जो ड्राइवर होते हैं, और ड्राइवर होता है क्या है, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन होता है। प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर को हम या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन। इसे हम इंस्टॉल करते हैं सिंपल अपने कंप्यूटर में, और हम उस पर रन करना शुरू कर देते हैं, ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, जो भी हमारा डिवाइस है ना, जो भी मशीन है, हम उस पर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ड्राइवर जो है आपका, क्या डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आपके कंप्यूटर से किस पे, डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो ये चीज जो हमारा जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर आया, जो जिसे हम ड्राइवर बोले, ये किस में लिखा जाता है, सी लैंग्वेज है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। की ये सिस्टम बेस्ड मतलब सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब सिस्टम के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हम इसमें लिखते हैं। ये सॉफ्टवेयर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल, अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं सुना क्या कर सकते हैं ना। ये दो चीजें होती हैं आपकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7, विंडो 10, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका सपोज अपने कंप्यूटर में आपने गेम अपलोड कर लिया, कोई सॉफ्टवेयर अपलोड कर ली, जैसे विंडो MS वर्ड, एक्सेल अपलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, सारे क्या एप्लीकेशंस के हैं।
और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जो इनबिल्ड मिलते हैं आपके कंप्यूटर के साथ। जब आप फोन लेने जाते हैं तो सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल ले लो कि आप जब फोन लेने जाते हैं तो क्या उसमें मतलब ऐसा ब्लैंक आपको फोन दे देगा? नहीं, उसके साथ कुछ फंक्शंस पहले से मिलते हैं। उस फंक्शन जो पहले से इनबिल्ड मिलते हैं आपको, उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बाहर से हम आए और कोई भी फोन में हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए, जैसे गेम खेल रहे होते हैं, गेम हमने क्या किया, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही चीज है, जो ये हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर हम फोर्थ टर्म में हमने इसे बोला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं फिर से हम रियल लाइफ से, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे समझें इसे। देखिए होता क्या है कि आप एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर, बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, और लिख रहे हैं, आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे आपने क्या किया, 10,000 लाइन का कोड लिखा, 10,000 लाइन का कोड लिखा, तो आपको कितना मुश्किल हो जाएगा। सपोज हमने फर्स्ट या सेकंड या फिर बीच में कहीं पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा उसे ढूंढना, और कितना मुश्किल हो जाएगा उसे ट्रेस करना, कितना मुश्किल हो जाएगा उसको याद करना, है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि 10,000 लाइन भाई हम प्रोग्राम लिख चुके हैं, 2-4 लाइन का तो है नहीं कि हम चलो बैठ गए तुरंत ढूंढ लिया, है ना। 10,000 लाइन बैठ के जितना टाइम आप लिखे ना, उसे 4 गुना टाइम तो आप उसे ट्रेस करने में लगा देंगे। तो उसके लिए हम क्या किए, इस अप्रोच को हटाने के लिए क्या हुआ कि हम स्ट्रक्चर फॉलो करने लगे। हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपने प्रोग्राम को बांटने लगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ब्लॉक्स में इसे बांटने लगे। बांट दिया तब हमें क्या हुआ, उससे हमें बहुत आसानी हुई कि किसी भी चीज को हम तुरंत ढूंढ सकते थे। और गलतियां जो हमारे, वो हमें पता है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे भी, और जो हम लिखने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट जब हम पढ़ने जा रहे हैं, जब प्रोग्राम बैठ के लिखेंगे तो उसमें गलतियां पक्का है आएंगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत बैठ गए और हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा, तो एरर भी ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है आपको। तो हम क्या किए, 10,000 लाइन था, उसमें हमने क्या किया, 50-50 लाइन का एक ब्लॉक बना दिया, हो सकता है 100-100 लाइन का बना दिया। अगर उससे भी आसान करना है ना, 20-20 लाइन का एक ब्लॉक बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया ना। तो अब हमने क्या किया, उस प्रोग्राम को जो 1000 लाइन का था हमारे पास, उसे हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, जिससे हमारी वो जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो हम किसी वेरिएबल को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, किसी एरर को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीजें हम आसानी से ट्रेस कर पा रहे हैं। किसके वजह से, क्योंकि स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर हमने बना दिया इसे, और स्ट्रक्चर में हमने बात ही कर ली कि उसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट देते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उससे आसानी हो जाती है आपकी प्रोग्राम लिखने में भी, पढ़ने में भी, और फिर कोई भी एरर को फाइंड करने में, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो वो आसान तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। आप ये पूछेंगे सर 10,000 लाइन में है ऐसा, देखिए प्रॉब्लम यही नहीं है। सपोज आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपका मैक्सिमम 10 से 20 लाइन का प्रोग्राम जाएगा, इजीली आप फाइंड कर लेंगे ना। कोई गलती आ गई तो वहां पे मैक्सिमम कंपाइलर तो बता भी देते हैं कि इस लाइन पे आपका गलती है ना। मैक्सिमम कंपाइलर नहीं बताते हैं, कुछ कंपाइलर है जो बता देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, ऐसे है। तो आपका क्या है कि 10 से 20 लाइन का आपने कोड लिखा, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई एरर आ गई या कोई वेरिएबल आपको देखना कि उस वेरिएबल का वैल्यू हमने क्या डाला था। जैसे मैंने क्या किया, इंट a = 20, ये = 20 मैंने लिखा था कहीं पे अपने। इस वाले एग्जांपल को लेते हैं जिसमें हमने 20 से 25 लाइन की कोड लिखी है, 10 से 20 लाइन की छोटा सा प्रोग्राम है, जिसमें हमने इंट a = 20 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो हमारे पास तो बहुत आसानी है, क्योंकि 20 लाइन का कोड है, तुरंत पढ़ लेंगे ना, एक ही डिस्प्ले पे आ जाएगा, हमें आसानी से उसे ट्रेस कर सकते हैं। पढ़ लिया तो हमें मिल गया। अब यही प्रोग्राम आपका 10 से 20,000 लाइन का हो जाता, तब आप बता सकते कि मैंने किस लाइन पे मतलब ट्रेस किया था, इंट a = 20। इस चीज को जब आप ढूंढने जाएंगे ना, तो आपको फिर से पूरा प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो उसमें आपका क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम नहीं है अपने आपके पास। आपको अगर पढ़ने बैठ के 10 से 20,000 लाइन तो आपको कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो ये एक एक वर्ड को ढूंढने में, तो ये सारी चीज, ये कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, उसका फंक्शंस बनाने शुरू कर दिए ना। तो उस स्ट्रक्चर में हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स बांटना शुरू कर दिए और ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को लिखते गए। लास्ट में हम समझ भी करेंगे इसे कि हाँ लास्ट में मैंने क्या किया था, कहाँ से किया था, कॉल कैसे कराएंगे, ये वगैरह हम सारे देखेंगे। लेकिन हमने पूरे प्रोग्राम को जो 10 से 20,000 लाइन का था उसे छोटे छोटे प्रोग्राम में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर यानी छोटे छोटे फंक्शन में हमने ब्लॉक में बांटना शुरू कर दिया। और उससे हम इस चीज से आसानी हो गई कि हम अब कहीं भी एरर आएगी, सपोज आपका एरर आ गया किसी प्रोग्राम में, तो हमें वहां पे इंडिकेशन मिल जाएगा कि यार इस वाले फंक्शन में ना आपका एरर है, तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, हम तुरंत जाएंगे वहां पे और वहां के एरर को हटाएंगे, हमारा प्रोग्राम फिर से रन कर जाएगा। तो ये चीज हमारा क्या स्ट्रक्चर की वजह से हुआ, ये चीज हमारी ये इस वजह से हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम लिखने और उसे ट्रेस करने में जिंदगी बड़ी आसान कर दी जब हम स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए। फिर आता है हमारा, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए। अगर उससे भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई है ना, आपको रिप्लाई पक्का मैं करूंगा। अगर पक्का नहीं करूंगा, कमेंट में नहीं रिप्लाई कर पाया तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा ना। तो आप फ्री हैंड कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू और सब्जेक्ट, ये ना कि सब्जेक्ट से बाहर पूछ लें, सब्जेक्ट है जो उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही उसमें आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड लेवल लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज है ना, ये एक बड़ी अजीब लैंग्वेज है, बोल सकते हैं ना। ये कई तरह से हम यूज कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। अगर इतनी चीजें आपको नोट कर लो इतनी चीजें, नहीं तो फिर मैं इरेज करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज कर रहे हैं। मैं बताता हूँ मिड लेवल लैंग्वेज का क्या है इसका, इसे मिड लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। पांचवा क्या था हमारा, मिड लेवल लैंग्वेज। जो सी प्रोग्रामिंग है ना, हमारी दो अप्रोच को फॉलो करती है। या तो आप मिडल यानी ये मतलब, या तो आप क्या लिख लो, लो लेवल लैंग्वेज में लिख लो या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लो। ये दोनों अप्रोच को फॉलो करती है। ये किसे फॉलो करती है, लो लेवल लैंग्वेज को भी फॉलो करती है, हाई लेवल लैंग्वेज को भी फॉलो करती है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, दोनों को फॉलो करती है। आप चाहें तो लो लेवल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप हाई लेवल में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो इन द नेक्स्ट क्लास हम डिटेल में देखने वाले हैं इससे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, और कंपाइलर्स क्या होते हैं, असेंबलर्स क्या होते हैं, यूज क्या क्या है इसके, हम इन द नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना है कि ये ना, ये जो सी लैंग्वेज हमारा दोनों को फॉलो कर रहा है, दोनों अप्रोच है इसके अंदर, तो इसीलिए हम इसे क्या बोले, मिड लेवल लैंग्वेज है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपका सी लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन टू मशीन आपका ये वेरी करता है, मतलब वेरी नहीं करता है कि आप लिखें एक जगह और रन कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो लिखा गया है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, तब तो ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हमारा जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट है, हमें पता है। तो जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट है तो उसका हम स्नाइपेट ले लें या कोड ले लें पूरा, जैसे हमने सपोज नोटपैड पे उसे पेस्ट कर लिया, उस टेक्स्ट फाइल को हम कहीं भी ले जाके रन करा सकते हैं ना। तो ये क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट, जब वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। सपोज ये जो सी लैंग्वेज हमारी लिखी गई
हाई लेवल लैंग्वेज में ना लिखी हमारी किस में लिखी गई, बाइनरी लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज, यानी 0 1 0 0। बहुत सारे लोगों को बाइनरी लैंग्वेज, पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज थी ना, तो पहले के बेचारे किसी में कर रहे तो 0 और 1 में ही बात कर रहे थे ना कंप्यूटर से, तो उन्होंने क्या लिखा, इसे लिखा बाइनरी लैंग्वेज में। अगर आपकी सी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस जो हैं, कुछ भी टास्क है वो लिखा गया है करने के लिए, अगर इन द हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश स्टेटमेंट में, तब तो वो मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन पे डिपेंड नहीं करती, उससे आप कहीं भी ले जाके रन करा सकते हैं ना, किसी भी मशीन पे अपना कोड ले जाओ और रन करा दो, जब ये इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा गया है। सेम चीज, सेम टास्क, सेम प्रॉब्लम को अगर हम किस में लिखे, इन द बाइनरी लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में, तो ये फिर डिपेंड कर जाता है मशीन टू मशीन। आप जिस लैंग्वेज, जिस मशीन पे बैठ के लिखे ना, केवल उसी में रन करेगा, दूसरे लैंग्वेज दूसरे मशीन पे रन नहीं करेगा। तो ये दोनों तरीके से है, मशीन इंडिपेंडेंट भी है, मशीन डिपेंडेंट भी है। सी लैंग्वेज जो हमारी है, डिपेंडेंट कैसे है, जब हमारा जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम, जो हमारे प्रॉब्लम्स थी वो हम बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में लिखे, तो ये आपका हो जाएगा मशीन डिपेंडेंट। अगर उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे, यानी जो हमारा इंग्लिश स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम्स है ना, इंग्लिश स्टेटमेंट में हमने लिखा, वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट। इस उस अगर जो हमने प्रॉब्लम्स लिखा है इन द हाई लेवल लैंग्वेज में, वो प्रॉब्लम्स हम ले जाके कहीं भी रन करा सकते हैं, किसी भी मशीन पे, किसी भी कंप्यूटर पे आप रन करा सकते हैं। और सेम प्रॉब्लम, सेम टास्क अगर हमने लो लेवल लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में लिखा है, तो फिर मशीन टू मशीन वैरी नहीं करेगी, मशीन टू मशीन आप नहीं रन करा सकते हैं, जिस मशीन पे बैठ के आपने लिखा है उसी मशीन पे आप रन करा सकते हैं। तो ये चीजें आपकी रही, ये हम ऐसे बोल सकते हैं डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, और डिपेंडेंट होने का भी कंडीशन है और इंडिपेंडेंट होने का भी कंडीशन है। इंडिपेंडेंट कब होगी, जब ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाएगी, और डिपेंडेंट कब होगी, जब ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाएगी यानी, और बाइनरी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। तो ये रही हमारी थोड़ा सा स्नाइपर, जिसकी वजह से हम क्या बोले, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो हमारा सी लैंग्वेज है ना, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब इसमें बात आती है छोटी सी, कंपाइलर वगैरह भी देखेंगे हम लोग। कंपाइलर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके लिए तो आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये तो इंग्लिश में लिखा गया है ना, आपका इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा गया है, और इंग्लिश स्टेटमेंट को इस वाले लैंग्वेज में सपोज यहाँ पे आपने लिखा a = 20 और b = 30 एंड c = a + b, ये सबको समझ में आती है क्योंकि ये इंग्लिश जर्नल स्टेटमेंट हमारी भाषा में लिखा गया है, तो ये चीजें समझ में आती है। लेकिन ये चीज कंप्यूटर से समझ में आएगी, कंप्यूटर को नहीं, तो उसके लिए हमारे पास जो था कंपाइलर आया, इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर आया ना। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, और भी सारी चीजें क्या है, कि मशीन मतलब मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो हम इनका नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये छोड़ो, कंपाइलर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो आज के, क्या करते हैं, इनका नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कंपाइलर के ऊपर, और बहुत सारी चीजें बात करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास में टॉपिक बता दूं आज ही कि क्या बात करने वाले हैं, इसी क्लास में बता दूं क्या बात करने वाले हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, इन द नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कंपाइलर, ये पूरा डिटेल करेंगे। असेंबलर क्या होता है, कैसे काम करता है, अप्रोच क्या क्या होते हैं, और ये इसका मतलब मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा होता है, यूज कैसे करते हैं, इसे सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे प्रॉपर तरीके से। और फिर आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज के 3 कैटेगरी होते हैं आपके, हाई लेवल, लो लेवल और असेंबली लेवल जैसे बोलते हैं, लो लेवल। असेंबली लेवल को हम बोलते हैं मिड लेवल, जिसकी अभी मैंने बात की यहाँ पे, मिड लेवल।
ये इतनी चीजें हम बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास। हम ये सारी चीजें बात करेंगे और भी चीजें बात करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट हम जो बात करेंगे वहां पे बीसीडी कोड हम बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा इन द कन्वर्जन। कैसे कन्वर्जन? डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है एक कोड आता है, शॉर्टकट होता है बीसीडी देखेंगे। बीसीडी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि आप ओएल का बाइनरी बताओ, तुरंत तो आप क्या करने लग जाएंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे ऐसे ना, इस तरह से करते 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 आप आंसर लाएंगे इससे। लेकिन हम डायरेक्ट बीसीडी के थ्रू हम डायरेक्ट देखेंगे इसे कैसे होता है तुरंत हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जब हम प्रोग्राम लिखने बैठ जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे बैठ के गुणा भाग करें, तो हम बीसीडी के थ्रू हम तुरंत निकाल सकते हैं। इनका अदर यूज भी है इसका। जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो डेटा टाइप में हम उसका साइज जब डिफाइन करेंगे तो बीसीडी बहुत हेल्प करेगा आपको उसका साइज निकालने में। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने इन द नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और फिर साथ में जुड़े रहना है कि मतलब मिस नहीं करना आपको कोई भी क्लास, ताकि अगर मिस कर दिए तो आप थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए, समझ में आएगी लेकिन थोड़ी चीजें आपको कंफ्यूज करने लग जाएंगे ना। तो आप क्या कीजिए, सीक्वेंस वाइज देखिए, वीडियो फॉलो कीजिए, लेक्चर फॉलो कीजिए और अच्छे से सीखिए। आई प्रॉमिस यू बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।